जो कि डिफाइन बिल्कुल x1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं यार, यस। स्टार्टिंग। हाँ, ऊपर स्टार्टिंग का ना से ही। से। तो एक मैट्रिक्स दी थी, ए मैट्रिक्स, और एक एक्स टी दिया था, मतलब कि वेक्टर x1 x2 और x3 जिसके कोऑर्डिनेट थे। और सिस्टम ऑफ ओडी डिफाइन की थी कि एक्स डैश टी इज इक्वल टू ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ से जो सिस्टम बन रहा था, सिस्टम ऑफ ओडी जो बन रहा था, वो बन रहा था x1 डैश इज इक्वल टू -2x1 प्लस x2 डैश इज इक्वल टू -2x2 प्लस x3, और x3 डैश इज इक्वल टू -2x3। तो ये तीन सिस्टम ऑफ ओडी बने थे, बल्कि तो यहाँ से सबसे पहले जो x3 डैश इज इक्वल टू -2x3, अगर -2x3 को हम इस साइड ले आए तो ये बन जाएगा x3 डैश प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, जो कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू qx। तो यहाँ से इस सिस्टम को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt। तो यहाँ पर p की वैल्यू जो थी वो 2 थी, तो यहाँ से मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो वो हो जाएगा e रेज टू पावर 2t। तो जो सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, वो आएगा x3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, यहाँ पर जीरो था, qt यहाँ पर जीरो था, तो जीरो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c1। तो यहाँ से x3 की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस x3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो जो वो बन जाएगी x2 डैश इज इक्वल टू -2x2 प्लस c1 e रेज टू पावर -2t। ये भी एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम मतलब इसका सोल्यूशन भी हम सेम मेथड से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो कि इस केस में भी, क्योंकि p की वैल्यू इस केस में भी 2 ही है, तो इस केस में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 2t आ जाएगा। तो यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो x2 की जब वैल्यू निकालेंगे वो आएगी c1t e रेज टू पावर -2t प्लस c2 e रेज टू पावर -2t। तो x2 की वैल्यू निकल गई। अब इस x2 की वैल्यू को हम इक्वेशन जब 1 में डालेंगे, तो वो आ जाएगा x1 डैश इज इक्वल टू -2x1 प्लस c1t e रेज टू पावर -2t प्लस c2 e रेज टू पावर -2t। अब -2x1 को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये बन जाएगा x1 डैश प्लस 2x1 इज इक्वल टू c1t e रेज टू पावर -2t प्लस c2 e रेज टू पावर -2t। तो इसी सेम मेथड से हम मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में जो qt, जो वो राइट साइड वाला वो qt है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है dx1 अपॉन dt प्लस 2xt इस टाइप की। तो वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सेम निकलेगा e रेज टू पावर 2t, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x1 इंटू ई रेज टू पावर 2t दूसरी साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ qt इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस कांस्टेंट। तो सेम मेथड से x1 जब हमने सॉल्व करा, तो वो आएगा c1t² प्लस 2 प्लस c2t प्लस c3 e रेज टू पावर -2t। तो x1 x2 x3 निकल गया। तो जो जनरल सोल्यूशन था, जो कि xt था, तो xt आ जाएगा जो दिया था x1t x2t और x3, और x1 x2 x3 की वैल्यू रखते हैं तो xt आ जाएगा। अब एक इनिशियल कंडीशन दी गई थी कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट, क्योंकि x नॉट कोई कांस्टेंट वेक्टर था, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि एज t टेंस टू इन्फिनिटी सोल्यूशन कहाँ पर अप्रोच कर रहा है। तो C1 C2 C3 जो कांस्टेंट है, तो अगर हम वैल्यू रख भी देंगे x नॉट, तो C1 C2 C03 की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ x नॉट आ जाएगी, जो कि कांस्टेंट है। तो कोई बल्कि फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मॉडुलस वैल्यू निकाल लेंगे xt की, जो कि जिस तरह से डिफाइन की गई थी। तो वो आ जाएगा, तो वो डिफाइन करी गई थी कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। तो सैम मल की सब सिर्फ पुट की है वैल्यू x1 x2 x3 की। अब तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा, तो एक साइड अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा xt का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। तो आप ऊपर वाले देखें तो वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एटमोस्ट 4 बल्कि 4 है, जिसकी डिग्री 4 है। और जब नीचे साइड आप, अगर आप e रेज़ टू पावर 40 को अगर आप मतलब कि एक्सपेंड करें, तो उसकी इंक्रीजिंग पावर है, मतलब कि ये बढ़ती जाती इनफाइनाइट डिग्री का है। ठीक है? तो जब हम t रेज़ टू पावर 4 को ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे से भी कॉमन लेंगे,
तो वो जो ऊपर साइड वाला जब हम टी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे, वो तो कांस्टेंट आ जाएगा, बट नीचे वाले क्योंकि वहाँ पर पावर मतलब बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, बट एज़ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वहाँ पर इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब कि जो ग्रोथ है एक्स्पोनेंशियल फंक्शन की, वो ज़्यादा एज़ कंपेयर टू मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री। तो वो ओवरऑल जो टेंड करेगा वो 0 पे करेगा, क्योंकि अपॉन में जो है इन्फिनिटी आ रहा है, तो वहाँ से बल्कि वैल्यू निकल जाएगी 0। बल्कि एक्चुअली मैंने पुट नहीं किया है ई रेज़ टू पावर 4 टी को अगर अगर आप एक्सपेंड करें तो और टी रेज़ टू पावर 4 ऊपर से कॉमन निकालें और टी रेज़ टू पावर 4 नीचे से कॉमन निकालें, उसके बाद लिमिट पुट करें तो आप देखोगे कि 0 ही आएगी वो। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। हितेश यस सर। करेक्ट है? सर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने भी ऐसे किया। बिल्कुल। ओके। अंशिका यस सर, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। ओके, चलो डिम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करना। सर आपका माइक ऑन रह जा रहा है तो सर फ्लक्चुएशन हो रही है, तो सर आप माइक बंद कर देना। एक्चुअली इसका क्वेश्चन नंबर 6 था ये, उसमें मेरे को थोड़ा डाउट था तो मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली वो, तो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। तो उसके आधार पे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 था कि let B be the vector space of all complex polynomial P with degree of polynomial less than equal to 9। और उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी गई थी सच दैट टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश वन और एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें बताना था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो एक मेथड तो ये है कि जो स्टैंडर्ड मेथड है कि आप क्या करो कि जो जो बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस है पॉलिनॉम वेक्टर स्पेस, क्योंकि सी टू सी है, मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स टू पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि पॉलिनोमियल्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां से तो क्या आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिस ले सकते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, उसकी मदद से आप मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं इसकी टी की। तो अगर आप निकाले जो टी ऑफ बी वन जो 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट जो रो है वो 0 0 0 आ जाएगी, और उसी तरह टी एक्स जो है वो उसकी वैल्यू वो 1 आ जाएगी, और उसमें आप 1 पुट करोगे फिर तो वो 1 ही रहेगा। उसी तरह जो टी ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 2x बन जाएगा, उसके बाद आपको x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है तो वो 2 ही रहेगा। उसी तरह जब टी एफ एक्स एन आप निकालोगे वो एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन रहेगा, उसके बाद आप वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो वो एन ही आएगा। तो जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो फर्स्ट कॉलम तो 0 0 0 रहेगा, और फिर सेकंड कॉलम में 1 0 0 0। उसी तरह थर्ड कॉलम में फर्स्ट एंट्री जो 2 होगी, बाकी 0 0 0, इसी तरह चलता जाएगा। तो आप देखोगे कि जो सिर्फ फर्स्ट जो रो है वो नॉन जीरो है और बाकी सारी रोज है वो जीरो है। तो यहाँ से पता लगेगा कि जो रैंक ऑफ टी वो 1 है और इसकी जो नलिटी है वो n है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक मतलब कि इसका मतलब कि खत्म हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर जो था रैंक जो 1 आ रही थी और नलिटी n। या तो आप सीधा भी डायरेक्ट दे सकते हैं कि जो टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश वन है, मतलब कि पी डैश वन हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जो पी डैश ऑफ वन, मतलब कि कोई ना कोई स्केलर ही आएगा। तो इस स्केलर को हम मतलब कि तो इसको जनरेट मतलब कि जितने भी स्केलर्स हैं जो पी डैश ऑफ वन, चाहे पी एक्स की आप वैल्यू कुछ भी ले लो, जो पी डैश वन आ जाएगा वो एक कोई ना कोई स्केलर आएगा, और सारे के सारे स्केलर जो वन से मतलब कि जनरेट हो सकते हैं। तो रैंक ऑफ टी जो यहीं से पता लग रही है कि रैंक ऑफ टी इसकी वन ही आएगी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कानू यस सर। समझ आया? यस सर। अच्छा, क्या बताया डिम्पल ने? रैंक सर कैसे वन दो हुआ? मैं यस सर। रैंक कैसे वन हुआ? सर पहले तो सिंपल मेथड बताया कि जो इनको स्टैंडर्ड बेसिस है फिर उसको मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके ये टी मैट्रिक्स निकाली, और उसके बाद रैंक वहां से T1 आ गया। और जो दूसरा वाला मेथड बताया सर वो ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि मतलब जो मतलब P ऑफ X की वैल्यू होगी वो हमेशा ही जो है वो मतलब
जो 1 होगा वो उसको हम हमेशा मतलब 1 से जनरेट हो सकते हैं, ये तो वहां से डायरेक्टली आ जाएगा कि जो उसका वो होगा रैंक होगा वो 1 आएगा, और फिर थ्योरम लगा के नलिटी भी निकाल सकते हैं वहां से डायरेक्टली। हितेश यस सर। करेक्ट है। यस सर। सर मैं तो ऐसे देखा था ना, ये टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी डैश वन था, तो इसका मतलब एक रो जो थी टी की, जो टी मैट्रिक्स बननी थी वो पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट्स की बन जानी थी, तो रैंक टी आ गया और इससे इसकी नलिटी जो है ना आ गई। लेकिन ये अच्छा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पल। नेक्स्ट का ना, तो इसमें दिया था कि ए और बी कोई n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स थी सच दैट ए का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव दिया था और बी का डिटर्मिनेंट जो वो नेगेटिव दिया था। तो उसके बाद सी टी डिफाइन करी गई थी कि सी टी इज इक्वल टू टी ए प्लस वन माइनस टी वी। तो उसके बाद हमें ऑप्शन वेरीफाई करने थे कि जो सी टी जो इन्वर्टिबल होगी फॉर ऑल टी 0 1, इन्वर्टिबल होगी या नहीं होगी, बल्कि एग्जैक्टली 1 के लिए इन्वर्टिबल होगी। तो इस तरह के ऑप्शन हमें वेरीफाई करवाने थे। तो पहला ऑप्शन था कि सी टी इज इन्वर्टिबल फॉर ईच टी बिलोंग्स टू 0 1। तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स ले ली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी ले ली इस तरह से मैट्रिक ली उनकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो, और बी इस तरह से ली जिसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो, बल्कि सिंपलेस्ट मैट्रिक्स जो हो सकते हैं। तो बी जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी बल्कि जो बी मैंने ली इस केस में जो आएगी 1 0 0 -1। आप देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट -1 है तो लेस देन 0 है, और बल्कि गिवन हाइपोथेसिस को ये दो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही हैं। तो उस तरह से जो सी टी जो डिफाइन किया गया था इसी तरह से मैंने सी टी डिफाइन करा। तो वो आ जाएगा टी 0 0 सॉरी 1 0 0 2 टी -1। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे वो आएगा 2 टी -1, जो कि 0 होगा तभी सिर्फ अगर टी की वैल्यू 1/2 हो, क्योंकि टी वेरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो अगर टी की वैल्यू 1/2 हो तभी ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, अदरवाइज ये नॉन जीरो होगा। तो फर्स्ट केस था कि तो फर्स्ट ऑप्शन था कि सी टी इज इनवर्टिबल फॉर ईच टी बिलोंग्स टू 0 1। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। तो सी ऑप्शन था कि सी टी इज नॉट इनवर्टिबल, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि 1/2 को छोड़ के सभी पे मतलब कि इनवर्टिबल है। तो फोर्थ सॉरी सी ऑप्शन था कि सी टी इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर ईच। ओके। तो फोर्थ ऑप्शन था कि सी टी इज इन्वर्टिबल फॉर ओनली फाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू ए। अब तो आप इस ऑप्शन में इसमें आप देखोगे कि जो 1/2 को छोड़ के मतलब कि टी के हर एक वैल्यू के लिए हर एक वैल्यू के लिए जो है वो सी टी इन्वर्टिबल है, मतलब कि अनकाउंटेबल वैल्यूज के लिए सी टी जो है वो इन्वर्टिबल है। तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा था। हितेश यस सर। समझ आया? सर ये मेरे से छूट गया था, लेकिन ये ठीक ही है। ठीक किया। यस सर। क्या समझ आया? सर ये बोला है ना कि ए और बी जो है n क्रॉस n की रियल मैट्रिसेस है, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है और बी का जो है लेसर 0 है। तो डिम्पल ने क्या किया कि अब इक्वेशन दी है सी ऑफ टी इक्वल टू टी ए प्लस वन माइनस टी बी। अब ए और बी को इस तरह से चूज किया कि ए का डिटर्मिनेंट 0 है, बी का नॉन 0 है। तो इससे जो है सर इसको फिर ए और बी को उस इक्वेशन में पुट किया, फिर इसकी जो मतलब अल्टीमेट जो मैट्रिक्स बनी वो ये बनी 1 0 0 2 टी -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आ गया 2 टी -1। अब ये जीरो कब होगा? ये जीरो होगा जब टी की वैल्यू 1/2 होगी। तो यहाँ से ए सी और डी इसने डिस्कार्ड किया, लेकिन सर डी नहीं सॉरी सर ये सी कैसे डिस्कार्ड किया? ये डिम्पल एक बार फिर से करना है इसको। क्या हुआ? सी इसमें बोला है सी कि के लिए बोला। इसमें बोला सी टी इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर ईच, मतलब कि टी की किसी भी वैल्यू के लिए सी टी इन्वर्टिबल नहीं है। बट यहाँ पर हमने देखा कि जो 1/2 को 1/2 छोड़ है। सभी जगह ओके। पे इन्वर्टिबल है सी टी। तो वहां से डिस्कार्ड हो जाएगा ये। ठीक है ओके। और डिम्पल डी को, डिम्पल डी को कैसे डिस्कार्ड किया? यस सर। ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी सर, इसमें बोला था ना कि सी टी इज इन्वर्टिबल फॉर ओनली फाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू 0 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ 1/2 को छोड़ के सभी जगह पे इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल होने के केसेस में टी की अनकाउंटेबल वैल्यूज के लिए सी टी जो इस एग्जाम्पल में इन्वर्टिबल है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब फाइनाइटली मैनी नहीं है इस केस में। तो ये ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि u1 u2 un सॉरी u1 u2 un यूनिट वेक्टर्स दिए थे Rn में, मतलब कि इनका जो नॉर्म होगा वो 1 होगा। दूसरी बात है कि उसके बाद नॉर्म का स्क्वायर डिफाइन करा गया था कि समीशन ऑफ i गोज फ्रॉम 1 to n मॉडुलस वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ui v का स्क्वायर v का मॉडुलस का स्क्वायर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू Rn। तो इस तरह से मतलब कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन करा गया था। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन दिए गए थे कि जो कि वेरीफाई करने थे कि पहला ऑप्शन था कि जो u1 u2 सॉन ऑफ टू un है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। दूसरा बताना था कि जो u1 u2 un वो बेसिस फॉर्म करेंगे फॉर Rn। तीसरा था कि वो मतलब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं है। और चौथा था कि जो एट मोस्ट n-1 of the elements in the set u1 u2 un can be orthogonal। तो सबसे पहले जो नॉर्म डिफाइन करा गया था, आप ध्यान से देखें कि जो नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर था वो समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ui v स्क्वायर था फॉर ऑल v बिलोंग्स टू Rn। फॉर ऑल v बिलोंग्स टू Rn दिया था और हमें प्रूव करना था कि जो फर्स्ट ऑप्शन में था कि जो u1 u2 सॉन अप टू un वह म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है कि उनका आपस में जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आएगा और जो अपने साथ इनर प्रोडक्ट अपने साथ जो नॉन 0 आएगा और बाकी सब के साथ जो वो इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो v डिफाइन किया गया था इसमें आप बारी बारी u1 u2 u3 को पुट करके देखो, तो वहां से कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले जैसे u1 का नॉर्म का स्क्वायर मैंने निकाला, तो वो v की जगह मैंने u1 को रखा, तो वो आ जाएगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह आगे बनता जाएगा, फिर आएगा u2 इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 u1 का मॉड का स्क्वायर इसी तरह से। अब आप देखोगे कि क्योंकि यूनिट वेक्टर दिए हैं, u1 जो है वो यूनिट वेक्टर था, तो इस साइड जो इसका नॉर्म का स्क्वायर है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका नॉर्म 1 है तो इसका नॉर्म का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब दूसरी साइड आप देखेंगे तो जो ये इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 है ये भी एक्चुअली नॉर्म का स्क्वायर ही होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा यहाँ से। दो मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस और जो आगे थे मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 विद u2 और फिर u3 के साथ फिर un के साथ उनका मॉडुलस का स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा। तो आप देखोगे तो यहाँ से आप 1 - 1 वो 0 हो जाएगा और जो राइट साइड वाली क्वांटिटी उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 u1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 u1 का मॉड का स्क्वायर प्लस सॉन ऑफ टू इनर प्रोडक्ट ऑफ un u1 इनर प्रोडक्ट ऑफ मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज वो 0 आ रहा है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, इनर प्रोडक्ट में जो तीन जो कंडीशन होती है, एक होती है नॉन नेगेटिविटी मतलब कि जो इनर प्रोडक्ट है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। और वो 0 सॉरी गलत बोला मैंने कुछ, सॉरी यहाँ पर जो मॉडुलस का स्क्वायर था, तो मतलब कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी थी सारी, जो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी लेफ्ट साइड में सारी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उनका जो सम दिया है वो 0 दिया है। अब नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम 0 दिया है, इसका मतलब कि सारी की सारी क्वांटिटी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक भी अगर मतलब कि नॉन 0 हो गई तो जो सम है वो नॉन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब सारी की सारी क्वांटिटी वो 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो सारे इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 u1 इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 u1 सॉन अप टू इनर प्रोडक्ट ऑफ un u1 वो सारे 0 हो जाएंगे। अगर सारे 0 हो जाएंगे इसका मतलब u1 ऑर्थोगोनल है u2 u3 सॉन अप टू un के। इसी तरह आप u2 पे कंडीशन निकाल सकते हो, वहां से देखेंगे आपकी u2 भी ऑर्थोगोनल आ जाएगी, u3 भी ऑर्थोगोनल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मतलब कि एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिया है ui आर्बिट्ररी लिया है। इसी तरह मतलब कि जो सेम कंडीशन मैंने u1 के लिए सेम तरीका जो मैंने u1 के लिए करा था वो सेम मतलब कि रिपीट हो जाएगा। तो वहां से आप देखो कि जो uj ui वो 0 आ जाएगा फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। यहाँ पर मैंने i को मतलब कि इस बार वेरी कराया है, फिक्स नहीं रखा है। तो अगर uj
यू आई नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो और दूसरी बात है कि जो उनका आपस में जो इनर प्रोडक्ट है, मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये जो u1 u2 u3 सोन ऑफ टू un है वो ऑर्थोगोनल सेट बनाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि ऑर्थोगोनल सेट है। अब क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और n वेक्टर्स है तो बेसिस बन जाएगा आर एन के लिए। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो, और तीसरे और चौथे ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि वो इसका जस्ट मतलब कि रिवर्स थे। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट थे। हितेश ये सर। करेक्ट है। ये सर करेक्ट है सर, मैंने जनरल के लिए किया था ये प्रूव। ठीक है। पीयूष यस सर। समझ सर आया एक चीज समझ नहीं आई मेरे को, एक चीज नहीं समझ आई सर। जैसे ये u1 और u1 का जब इन्हें प्रोडक्ट लिया ना, उसके मॉडुलस का स्केयर वो सर बन मतलब ऑर्थोगोनल में तो सर जीरो वेक्टर भी ऑर्थोगोनल होता है ना, तो मतलब बन कैसे लिया वो मतलब? ऊपर गिवन है कि u1 u2 सॉन un जो यूनिट वेक्टर है, तो इसने क्या किया? गिवन है। हाँ यूनिट सारे सर वेक्टर। यूनिट वेक्टर। ओके सर, तब ठीक है सर। और कोई डाउट? बाकी क्लियर है सर, बस यही डाउट था सर, क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट सर तभी एल होता है जब जीरो वेक्टर ना होना, तो तब ठीक है सर यूनिट वेक्टर। सिंपल। नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो सर ने करवाए थे, एक्चुअली मैं वो सारे क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं। तो जो मतलब कि सुबह डिस्कस नहीं होता मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आया। तो क्वेश्चन नंबर 13 था लेट ए वी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। उसके बाद इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया, मतलब कि डिफाइन किया गया था एक्स वाई ए इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन। तो हमें बोलना था कि तो हमें बताना था कि जो डिफाइन किया गया था ऑपरेशन ये इनर प्रोडक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब नीचे ऑप्शन दिए थे कि अगर ऐसा होगा तो अगर इनर प्रोडक्ट है तो क्या क्या इंप्लाई करेगा, और जो ऑप्शन में दिए हैं वो कब इंप्लाई करेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहली बात, जो इनर प्रोडक्ट के लिए जो कंडीशन होती है, 3 कंडीशनें होती हैं। एक तो नॉन नेगेटिविटी, कि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा, और वो 0 तभी होगा अगर एक्स 0 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है इनर प्रोडक्ट की। दूसरी कंडीशन आती है कॉन्जुगेट सिमेट्री, मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। और तीसरी ऑप्शन तीसरा आता है कि लीनियरिटी इन फर्स्ट वेरिएबल, मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब कि ए इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। तो फर्स्ट कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं कि जो ये डिफाइन किया गया था ऑपरेशन ये इनर प्रोडक्ट होगा। तो क्या होना चाहिए कि जो एक्स एक्स, तो एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ वो 0 होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो ये लेफ्ट साइड में डिफाइन किया गया ये किसके बराबर था? ये था ये ए एक्स इंटू ए एक्स के बराबर था, मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स। इसका मतलब ए एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये दोनों कंडीशन इक्वलेंट है। अब ये दोनों कंडीशन इक्वलेंट है तो यहाँ से इंप्लाई हो रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका मतलब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब कि रैंक फुल आ जाएगी और कर्नल इसका 0 आ जाएगा, जो कि पहले दो ऑप्शन दिए थे। सो ए और बी जो है करेक्ट आंसर है इसके। और बाकी दो कंडीशनें देखें आप, मतलब कि वहां से कुछ इंप्लाई नहीं होगा। जो दो कंडीशनें और थी कॉन्जुगेट सिमेट्री और ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी। सी को कैसे डिस्कार्ड कर दिया? सी क्यों नहीं हो सकता? सी सर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। सर ये कहीं से इंप्लाई नहीं होता ना सर, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनर प्रोडक्ट होंगी। जैसे दो कंडीशनें सेटिस्फाई करानी थी सर, तो वो 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करनी। तो आप देखोगे जो सेकंड और जो थर्ड कंडीशन है
वो ऑटोमेटिकली मतलब कि होल्ड कर जाएंगी इसमें जो ये डिफाइन किया गया ऑपरेशन। तो फर्स्ट से जो फर्स्ट कंडीशन थी उससे इम्प्लाई हो रहा है कि जो कर्नल ऑफ ए 0 आना चाहिए और रैंक जो n आना चाहिए। तो मतलब कि तीनों ओवरऑल जो तीनों कंडीशन से इम्प्लाई हो रहा है कि कर्नल ऑफ ए इफ एंड ओनली कंडीशन है कि कर्नल ऑफ ए मतलब कि इफ एंड ओनली कंडीशन है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। एक्चुअली सी और डी को सर हम मतलब कि डिस्कार्ड भी कर सकते हैं ऑप्शन लेके। अगर हम जैसे कि एक्स वाई ए, अगर हम ए की जगह सर अगर माइनस आई ले लेना, ए की जगह माइनस आई, तो ये बन जाएगा एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, और वो इनर प्रोडक्ट बन जाता है मतलब कि सेम ही इनर प्रोडक्ट होता है वो जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। तो वहां से सर क्योंकि माइनस आई की आइगन वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव है, तो सी और डी वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं, या तो आप मतलब कि इससे भी कर सकते हैं, ये जो तीनों कंडीशन है वो सिर्फ ये इन्हीं दो को इम्प्लाई करेगी। हितेश यस सर। करेक्ट है? यस सर करेक्ट है सर। इस तरह की पीछे भी तो किया था एक। ये किया था, यस सर। क्लियर होगा तो क्या। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। तो इसमें D1 था डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट दिया था एक मैट्रिक्स का, और D2 था डिटर्मिनेंट ऑफ कोई दूसरी मैट्रिक्स थी। तो उसके बाद वेरीफाई करवाने थे कि जो ये D1 इज इक्वल टू D2, D1 इज इक्वल टू 2D1 या D2 इज इक्वल टू माइनस D1, इस तरह से ऑप्शन वेरीफाई करवाने थे। तो एक तो मेथड ये हो सकता है कि आप दोनों का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो अलग अलग, D1 और D2 आप कैलकुलेट कर लो अलग अलग, फिर वहां से कंपेयर करके निकल सकते हो। बट एक तरीका ये भी है कि जो अगर आप ध्यान से देखें, जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब कि D2 जो दिया है वो लगभग लगभग सिमिलर दिया है D1 के बराबर। तो आप क्या कर सकते हो कि जो फर्स्ट मेरे को दिख रहा है कि जो जो D1 में जो फर्स्ट रो है वो है ए बी सी, और वही रो D2 में जो है A B C जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फर्स्ट में इंटरचेंज कर सकता हूँ इसको, फिर उसके बाद मैं ट्रांसपोज ले लूंगा, तो कहीं ना कहीं वो D1 ही बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि जो सेकंड कॉलम है वो D1 का फर्स्ट फर्स्ट रो है। तो मैंने क्या किया पहले मतलब कि C1 को इंटरचेंज किया C2 के साथ, तो माइनस के साइन के साथ इंटरचेंज होगा, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर ये बन जाएगा A माइनस बी माइनस सी, मतलब कि C1 और C2 को जस्ट इंटरचेंज किया है। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलम से सॉरी उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलम से क्या किया है, माइनस को मतलब कि माइनस कॉमन ले लिया है। तो माइनस बी और माइनस सी था वो पॉजिटिव हो जाएंगे और ए नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या फर्स्ट रो से मैंने माइनस एक कॉमन ले लिया, तो वो -1 रेज टू पावर क्यूब हो जाएगा, और ये बन जाएगा सारे के सारा अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो आप देखोगे वो मतलब कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब वो D1 ही बन जाएगा एक्चुअली। तो -1 रेज टू का क्यूब वो आ जाएगा -1 ही, और जो ये डिटर्मिनेंट अंदर, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज वो सेम रहता है, तो मैंने अगर ट्रांसपोज ले लूँ तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही मैं ट्रांसपोज लेता हूँ वो D1 बन जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू -D1 आ जाएगा वहां से। या आप सिंपली अलग अलग कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हो। अंशिका, यस सर, मेरा भी यही आया। यही आया है? यस सर। चलिए, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यस सर। करेक्ट है, समझ आया? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट, तो एक मैट्रिक्स दी थी 3 -1 0 -1 2 -1 0 -1 3। तो ये बताना था कि ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी, नॉन नेगेटिव डेफिनेट होगी, इनडेफिनेट होगी, इस तरह के ऑप्शन थे। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट है तो उसके मतलब कि जो सारे के सारे लीडिंग माइनर्स होते हैं वो सारे, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाती है, अगर सारे नेगेटिव है तो नेगेटिव डेफिनेट बन जाती है। या सिंपली आप आइगन वैल्यू से भी कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज निकाल लो, अगर वो सारी की सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट, सारी की सारी नेगेटिव तो नेगेटिव डेफिनेट। तो मैंने क्या किया,
पहले सबसे पहले फर्स्ट माइनर जो मतलब फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट माइनर है, तो वो 3 था, तो 3 ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद जो सेकंड माइनर वो 2/2 का माइनर, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1 -1 2, मतलब कि ये वो दूसरा माइनर है, दूसरा लीडिंग माइनर, ये सेकंड लीडिंग माइनर 2/2 का। तो बल्कि 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, तो वो आ जाएगा 6 -1, तो वो आ जाएगा 5 और 5 ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। जो थर्ड लीडिंग माइनर होगा मतलब कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, मतलब कि जो पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो उसको अगर आप कैलकुलेट करके वो आ जाएगा 12 और वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं इसके सारे के सारे जो लीडिंग माइनर है वो सारे पॉजिटिव है, तो ये मैट्रिक्स जो है पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है, ये आप आइगन वैल्यूज निकाल नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लो, वो भी तरीका है, या आप आइगन वैल्यूज निकाल लो, सारी की सारी पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, तो ये भी तरीका है। पीयूष यस सर। करेक्ट है? यस सर। सिद्धार्थ यस सर। समझ आया? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? क्या किया डिम्पल ने? यस सर, डिम्पल ने सर माइनस निकाले हैं ना, और सारे जो पॉजिटिव आए हैं तो यहाँ पॉजिटिव डेफिनेट हो गया ना। इसको सर आइगन वैल्यू के केस से किया था मैंने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन था 19th क्वेश्चन, और इसमें दिया था कि ए कोई n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, और उसके बाद दिया था कि बी को डिफाइन किया गया था ए ट्रांसपोज, मतलब कि बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए थे कि बताना था कि इनमें से कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट होगी, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, इस तरह की ये थे। तो फर्स्ट ऑप्शन था ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ए को आप मतलब कि ए और बी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मतलब कि वो पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सिर्फ n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स थी। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ए को -i ले लिया, तो इससे दो मतलब कि इससे तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को ए ट्रांसपोज भी निकालना था, मेरे को ए इनवर्स भी निकालना, तो सबसे सिंपलेस्ट मैट्रिक्स थी। आपके ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाए इस हिसाब से मैट्रिक्स, मतलब कि उस हिसाब से मैट्रिक्स लेनी है। जैसे अगर आप ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो पॉजिटिव डेफिनेट ही आएगी। तो आप क्या करो, ए को जो है नेगेटिव डेफिनेट ले लो -i, और सिंपलेस्ट मैट्रिक्स थी -i, जिस क्योंकि आपको इनवर्स भी निकालना है, ए ट्रांसपोज भी निकालना है। तो जब ए को -i ले लिया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से ये कंडीशन आई तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब कि ए इनवर्स जो है -i आ जाएगा। इसके ए ट्रांसपोज भी आप इजिली से निकाल सकते हो, वो -i ही आएगा। तो ए प्लस बी जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा -i इंटू -i -2i, जो कि पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। तो ये मतलब कि डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पर बी जो है वो ए ट्रांसपोज है, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया कि वहां बोला था कि ए प्लस बी पॉजिटिव डेफिनेट हो, मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज पॉजिटिव डेफिनेट हो गया, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। दूसरा ऑप्शन था कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये पॉजिटिव डेफिनेट हो गया। तो अगर ए इनवर्स, मैंने ए मैट्रिक्स ली थी -i, तो ए इनवर्स जो है वो -i ही आएगा, और बी इनवर्स जो बी था वो ए ट्रांसपोज था जो कि -i ही आएगा, और उसका इनवर्स वो भी -i ही आएगा। तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स वो भी -i मतलब कि इज इक्वल टू -2i आ जाएगा, जो कि नेगेटिव डेफिनेट, तो सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन था कि ए बी ए जो है पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो था, ए बी ए जो है पॉजिटिव डेफिनेट है, तो बी जो है वो ए ट्रांसपोज है एक्चुअली। तो मैंने ए को अगर -i लिया था तो ए ट्रांसपोज भी -i आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज ए वो आ जाएगा -i इंटू -i इंटू -i, तो वो हो जाएगा -i, क्योंकि -i इंटू -i वो i बन जाएगा, और बाद में -i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -i ही बनेगा, जो कि नेगेटिव डेफिनेट है। तो ऑप्शन डी भी फॉल्स हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है सी, इसका मतलब उसको करेक्ट होना पड़ेगा, तो उसको चेक करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ए बी, वो थर्ड ऑप्शन था ए बी, मतलब कि ए ट्रांसपोज। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप आइगन वैल्यू निकाल लो,
जैसे कि सुबह क्या था, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वहां से आप आइगन वैल्यू निकालो, वो देखो कि वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है कि नहीं। तो एक तरीका ये है कि आप ए ट्रांसपोज के कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करो, क्योंकि कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ए वी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन किया, तो एक्स ट्रांसपोज ए वी एक्स, वो आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स। तो जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है वो आ जाएगा ए ट्रांसपोज एक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स। तो सिमिलर ये जो ए ट्रांसपोज एक्स ये कोई कॉलम वेक्टर है, ये कोई कॉलम वेक्टर है, और ये ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल, मतलब कि अगर ए ट्रांसपोज एक्स वो नॉन जीरो हो गया तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और सेम अगर कॉम्प्लेक्स यहाँ तो रियल एंट्रीज दी है ना, यहाँ तो रियल एंट्रीज दी, तो सेम कोऑर्डिनेट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा। अगर वो नेगेटिव होगी चाहे पॉजिटिव होगी, वो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर होके वो पॉजिटिव ही बनेगा। तो जो ये ओवरऑल आएगा ये ग्रेटर देन जीरो आएगा फॉर ऑल ए ट्रांसपोज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जीरो आएगा तभी सिर्फ अगर ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट अगर ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए जो है वो एन दी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज वो भी एन होगी, और ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। तो ये कंडीशन बोलते हैं कि जो ए ट्रांसपोज एक्स का होल ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज एक्स वो जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट अगर ए ट्रांसपोज एक्स हम देखें तो ए ट्रांसपोज जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और ये जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो ओवरऑल कंडीशन हमको मिल गई वो आएगी एक्स ट्रांसपोज ए बी एक्स इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स। हर एक नॉन जीरो एक्स के लिए ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो भी पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ए भी पॉजिटिव डेफिनेट होगी, मतलब कि ए ट्रांसपोज पॉजिटिव डेफिनेट हुई। इन जनरल ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा सेमी पॉजिटिव डेफिनेट होती है, अगर बट अगर ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी हो तो वो पॉजिटिव डेफिनेट बन जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट था। हितेश ये सर, करेक्ट है। ये सर करेक्ट है सर। ये जैसे डिम्पल ने प्रूव भी कर दिया ना, तो ये ध्यान में था रिजल्ट कि अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये ट्रांसपोज होता है, पॉजिटिव डेफिनेट होता है, और बाकी तीन के लिए तो माइनस आई काफी है। करेक्ट है ये। पीयूष यस सर, ठीक है सर। अंशिका सर ठीक है सर। अब डिम्पल 2 क्वेश्चन बचे हैं, किए हैं तुमने? सर उसमें से एक तो सर मेरे को आइडिया नहीं लग रहा था ना, जो 17th क्वेश्चन था। अच्छा, एल तो इन्फिनिटी हो रहा है तो। अच्छा यस सर, एक एक जो 7th क्वेश्चन था सर, सेवन्थ या 6th क्वेश्चन, वो थोड़ा बहुत किया था, पर मेरे को उस बोल की मेरे से प्रूव नहीं हो रहा था सर। वो ऐसे ज्योमेट्रिकली मेरे को लग रहा था, पर ऐसे प्रूव नहीं हो रहा था वो, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं वो। बल्कि वो कनेक्टेड सेट थे R3 के, मेरे को उसमें बताना था R कनेक्टेड सेट थे। ऐसे ज्योमेट्रिकली देखने में तो सर लग रहे थे, पर ऐसा ऐसा मतलब कि थ्योरेटिकल प्रूफ करना। ज्योमेट्रिकली कौन कौन से लग रहे थे? ज्योमेट्रिकली सर मेरे को उसमें ए तो गलत ही था सर, क्योंकि वो कनेक्टेड था ना ए सेट। मान दिया था, ऑप्शन ए था कि नॉट कनेक्टेड, तो वो तो फॉल्स हो, क्योंकि R3 माइनस बी वो डिस्कनेक्टेड होगा। और ज्योमेट्रिकली बता दो। यस सर, वो निकालना क्वेश्चन है सर, ऐसे ही डिस्कस करते हैं ना, तो मैं श्योर नहीं हूँ फिर भी। तो ये था दिया हुआ कि वी द स्पैन ऑफ 1 1 1 और 0 1 1 बिलोंग्स टू R R क्यूब। तो उसके बाद डिफाइन किया गया था R3 माइनस बी
और उसके बाद U1 डिफाइन किया गया था 001, U2 डिफाइन किया गया था 010 और U3 था 100। उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए गए थे कि जो R3 माइनस बी यूनियन 00 इज नॉट कनेक्टेड, उनकी बात तो फर्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं कि जो सबसे पहले तो जो बी दिया है, जो स्पैन दिया है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो इसका मतलब और स्पैन जो है सबस्पेस बनता है R3 का, तो ये डायमेंशन 2 का सबस्पेस बनेगा R3 का, तो इससे मतलब कि ये जो बी दिया है वो एक प्लेन होगा R3 में, प्लेन होगा R3 में। तो अगर R3 में से हम कोई प्लेन को रिमूव करें, मतलब कि कोई भी प्लेन को रिमूव कर रहे हैं, तो जो बनेगा, जो सेट जो बनेगा वो डिस्कनेक्टेड होगा। तो इससे लग रहा था मेरे को कि जो R3 जो माइनस बी है वो डिस्कनेक्टेड होगा, बट क्योंकि इसमें 000 ऐड कर दिया है, जो कि V3 का जो कि वीक एलिमेंट था, 000 जो वीक एलिमेंट था, उसके बाद उसको ऐड कर दिया है R3 में। तो जब ऐड कर देंगे, मतलब कि अब हम मतलब कि कोई किन्हीं भी दो पॉइंट को मतलब जीरो के मतलब कि थ्रू कोई अगर पाथ मतलब कि ज्वाइन कराएं, किन्हीं भी दो को हम जीरो के थ्रू मतलब कि अब ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन लग रहा था मेरे को कि ये कनेक्टेड सेट बनेगा, तो ये तो फॉल्स था। फर्स्ट ऑप्शन था कि नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड सेट बनेगा। तो दूसरा था कि R3 माइनस बी यूनियन TU1 plus 1 minus TU3 0 less than equal to T less than equal to 1 is connected। तो अगर U3 देखें हम, U3 जो है वो 100 है, जो कि V में बिलोंग कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो U3 जो है वो B1 में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो 111 माइनस अगर आप मतलब कि 011 करें, 011 करें तो वो 100 ही बन जाएगा। तो U3 जो है वो B में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद क्या किया है कि जो TU1 प्लस 1 माइनस TU3 था, लिखा था मैंने कहीं, तो ये बन जाएगा। तो ये जो एक लाइन है, लाइन जो U1 से और U2 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, दो वेक्टर के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, एक्चुअली उसका यूनियन है, यूनियन मतलब कि R3 में उसको यूनियन कर दिया है। तो दूसरे ऑप्शन में अगर हम जैसे कि अगर हम टी की टी की वैल्यू अगर जीरो ले लें, टी की वैल्यू अगर जीरो ले लें, तो इसका मतलब कि जो ये R3 माइनस बी यूनियन जो वो एक पॉइंट हम मतलब कि जो कि बी में बिलोंग कर रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो ये भी मेरे को लग रहा था कि कनेक्टेड बन जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट अगर हम जो बी का पॉइंट है उसको हम मतलब कि इस सेट में ऐड करवा रहे हैं, तो मतलब कि किन्हीं अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट को मतलब कि अगर प्लान के दोनों साइड अगर कोई भी दो पॉइंट है तो उनको हम आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे को बी भी ठीक लग रहा था, बल्कि बी ए फॉल्स लग रहा था, बी ठीक था। और सी के लिए सिमिलर रीजन था, मतलब कि सी के लिए कनेक्टेड के लिए, क्योंकि अगर हम टी की वैल्यू 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, तो वो आ जाएगा 0 1/2 जो कि बी में बिलोंग कर रहा है। क्योंकि बी में जो बिलोंग कर रहे हैं जो एलिमेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 1 1 का और 0 1 1 का, तो इसमें जो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे इस बी में वो आएंगे x y y, बल्कि y और z कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन सी में अगर t की वैल्यू 1/2 ले लें, तो वो 0 1/2 मतलब कि एक पॉइंट हम स्टिल अभी भी ढूंढ पा रहे हैं, जो एक पॉइंट जो कि बी में था R3 माइनस बी में, मतलब कि बी के हमने सारे पॉइंट रिमूव कर दिए, फिर हमने एक पॉइंट उसमें ऐड कर दिए हैं। एक पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट एक्चुअली ऐड कर दिए हैं, बट हमें सिर्फ एक पॉइंट से मतलब है। तो इस लॉजिक से सर ये सी भी कनेक्टेड लग रहा था मेरे को। और डी तो सर एक पूरी लाइन दी थी, जो डी जो अगर आप देखें, जो ये जो यूनियन में जो सेट लिया है T 2T ये जो एक पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी इनफाइनाइट रे मतलब की लाइन है पूरी की पूरी, जो कि बी का एलिमेंट है, क्योंकि इसके जो सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट वो सेम है, तो इसका मतलब बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो बी में अगर बिलोंग करें और मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, अब मतलब कि अगर पहले आपने R3 से बी के सारे पॉइंट रिमूव कर दिए थे, अब उसके बाद उसको फर्दर ऐड कर दिया है, तो इस हिसाब से सर ये भी मेरे को मतलब कनेक्ट लग रहा है। तो हेलो।
यस सर। सिंपल, इसमें तुम्हारा फर्स्ट वाला तो सही है लॉजिक, सेकंड वाला भी सही है, यस सर। थर्ड में थोड़ा सा सोचना इस पर, ठीक है। फोर्थ वाला यस सर। करेक्ट। तो कल यस। फिर से करना है इसको, है ना। यस सर। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। यस सर, चेक करूंगा सर फिर से। ओके, ठीक है, वेरी गुड सिंपल। और डिम्पल 17 भी करना है डिस्कस, कब तक करोगे? कल करूंगा सर मैं। हाँ, 17 के लिए थोड़ा मतलब ले सकते हो हेल्प। जानते हो ना L2 और L इंफिनिटी स्पेस? सर पढ़ने पड़ेंगे सर मेरे को अभी। L इंफिनिटी मतलब स्पेस का फंक्शनल सर हमने पढ़ी नहीं ना अभी, शायद फंक्शन का ही पार्ट है शायद फंक्शनल का। ये क्वेश्चन जो हितेश के जिम्मे है, क्योंकि ये फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्योंकि L इंफिनिटी और L2 है ना हितेश। यस सीक्वेंस स्पेस L2। ओके सीक्वेंस स्पेस L2 और L इंफिनिटी कौन सा स्पेस है? हितेश, हेलो L इंफिनिटी कौन सा स्पेस है? सर, ये ध्यान में नहीं है। और L2 का सर L2 तो सीक्वेंस स्पेस बोलते हैं ना L2 को। कुछ और इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी मतलब? बनाक स्पेस होता है, कोई हिल्बर्ट स्पेस होता है। ये सर हिल्बर्ट बन जाता है ये L2 स्पेस। L इंफिनिटी बनता है? सर मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा इसको। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन जो हितेश के जिम्मे है, और 6 क्वेश्चन डिम्पल दोबारा से करेगा, ठीक है डिम्पल? तो सर इसको L2 ज्योमेट्रिकली, बनता है, L इन्फिनिटी नहीं बनता है। L इंफिनिटी नहीं बनता है? आई थिंक सर मैं इसको हाँ, प्रूव करूंगा। ठीक है, प्रूव करना है इसका। ओके सर। ओके।